ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मारुति सुजुकी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के साथ कंपनी का परिचय देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत की सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा कंपनी मानी जाती है। आप इससे पहले से परिचित होंगे। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, क्वार्टर 2 में कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में 80% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। प्रॉफिट का अमाउंट रहा 3,716 करोड़ रुपए और खबर के आने के बाद, यानी कि प्रॉफिट्स की रिपोर्ट आने के बाद, कंपनी के स्टॉक ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालाँकि ऑल टाइम हाई पर जाते ही कुछ ही समय में हमें स्टॉक के प्राइस में एक थोड़ा-सा करेक्शन भी आता हुआ दिखाई दिया। 3% की उछाल के बाद लगभग 2% का करेक्शन और 1% की तेजी के साथ स्टॉक ने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी। डिटेल में ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, फिर भी सवा 3 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि 32 के पीई रेशियो के साथ अपने इंडस्ट्री के 25 के पीई रेशियो को भी बीट करती हुई दिखाई देती है। पिछले 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज़ में कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली। कोविड के बावजूद एक कंसिस्टेंसी बनी रही। थोड़ी-सी ही गिरावट रेवेन्यू में हमें देखने को मिल रही है। हालाँकि हमें 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यूज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बात करें अगर प्रॉफिट्स की दोस्तों, तो 5 सालों के प्रॉफिट्स में भी हमें यही स्थिति दिखाई देती है। कोविड के समय से प्रॉफिट्स में गिरावट तो आ रही थी। रेवेन्यूज़ के मेंटेन रहने के बावजूद प्रॉफिट्स में गिरावट की वजह दोस्तों, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं, यानी प्लांट का मेंटेनेंस है, बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरी वगैरह वो नहीं रोक सकते थे, क्योंकि कई सारे कॉजेज़ होते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के कारण भी, इसलिए जो प्रॉफिट्स हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि इससे कंपनी की परफॉर्मेंस पे कमी आई, ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता है। ये जो 2-3 साल की एक एक कह सकते हैं कि कमज़ोर परफॉर्मेंस दिख रही है, ये कोविड की वजह से हुई हो सकती है। हालाँकि यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितना अच्छा बूस्ट कंपनी के प्रॉफिट में साल 2022-23 में देखने को मिला और इस साल भी हम देख सकते हैं 23-24 में, जैसा कि क्वार्टरली रिपोर्ट में दिखाई दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखा रही है। डिटेल में अगर देखें दोस्तों, तो कंपनी के डिटेल्ड प्रॉफिट्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें 14% की बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि रेवेन्यूज़ में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 23% की। अर्निंग बिफोर आईटीडीए में 60% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 72% की। नेट प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों, तो 41% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में और साथ ही साथ 80% से, जो कि फिगर हमें न्यूज़ आर्टिकल्स में दिखाया जा रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिली। तो सभी पैरामीटर्स में हमें यहाँ हरियाली, पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। बात करें इन्वेस्टिंग की जगहों की, तो मारुति सुजुकी के स्टॉक में, भागते हुए स्टॉक में, जबकि वो ऑल टाइम हाई बना रहा है, वहाँ पर एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही कोई स्टॉक को हम ये सोच के बाई करते हैं कि अब तो उसमें और तेज़ी आ जाएगी, वहीं से उसमें करेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि एक अच्छे करेक्शन के बाद ही, भले ही अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जो करेक्शन के समय में उसमें इन्वेस्ट करता है, उसको प्रॉफिट्स के जो परसेंटेज का जो चांस है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिलहाल अगर ऐसे अच्छे मौके की बात करें, तो ₹10,048 या यूँ कह लें कि राउंड फिगर 10,000 के प्राइस पर ये स्टॉक का एक सपोर्ट दिखाई देता है और साथ ही साथ इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, तो 10,416 पर एक इमीडिएट सपोर्ट दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे बना हुआ है। यहाँ से हमें यहाँ पे स्टॉक में एक ठीक-ठाक रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी। हालाँकि वहाँ से फिर एक करेक्शन आ चुका है ₹10,560 तक का। तो अगर मजबूत सपोर्ट को देखें, तो 10,050, अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखा जाए, तो पॉसिबली इस स्टॉक में हमें फिर से एक अच्छा मूव मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की गिरावट को भी ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एफआईआईज़ द्वारा लगातार बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की जा रही है, जिसके कारण अभी कुछ करेक्शन और भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कई बार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अच्छे प्रॉफिट्स के बाद वेट नहीं करते हैं, बल्कि वो एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। हालाँकि इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस इतना अच्छा आया है, कंपनी इतनी अच्छी, कोई ऐसी इसमें कमी बेशी तो नहीं दिखाई देती है। बाकी मार्केट में क्या होगा, ये तो कल ही हमें पता चलेगा दोस्तों। इन्वेस्टिंग की जगहें हमने आपको बताई हैं एजुकेशनल पर्पज़ के साथ, यहाँ पे कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगली खबर में दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं, जो कि कैपिटल के हिसाब से तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन नाम से काफ़ी पॉपुलर है, जुबिलिएंट फार्मोवा। हम जानते हैं इसके बारे में, आप में से कुछ भी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको हम परिचित करा देंगे। फिलहाल प्रॉफिट्स में अगर देखा जाए, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 1057% की शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बढ़त देखने को मिल रही है दोस्तों, जबकि प्रॉफिट का अमाउंट 62 करोड़ रुपए का रहा। रेवेन्यू में सिर्फ 5% की बढ़त देखने को मिली। तो यहीं से दोस्तों खेल का कुछ न कुछ पता चल जाता है कि ये जो आर्टिफिशियल से लगने वाले सुपर डुपर परसेंटेजेस दिखाई देते हैं, इसमें कहीं भ्रम है।
लेकिन दोस्तों भ्रम को दूर करने के लिए ट्रेडिंग भारत है ना, आप हमारी रिपोर्ट्स में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही जुबिलेंट फार्मा की। आर्टिकल में से पूरे डेटा को हमने निकाल करके एक्सेल शीट पे प्लॉट कर लिया है ताकि आप बेहतर ढंग से देख सकें कि परफॉर्मेंस एक्चुअली में कैसी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू में 5% की बढ़त क्यू ऑन क्यू में भी थी, साथ ही साथ वाई ऑन वाई में भी थी। ईबिटडा में अगर देखा जाए तो 42% की बढ़त क्यू ऑन क्यू में थी, जबकि 10% की वाई ऑन वाई में थी। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की दोस्तों, तो सितंबर 2022 की तुलना में 145% की बढ़त कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स में है, जबकि 600% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो ये जो 600% का फिगर है दोस्तों, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने प्रॉफिट का ये फिगर निकाला है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अमाउंट से, ना कि स्टैंड अलोन प्रॉफिट के अमाउंट से। तो जो हमें न्यूज़ आर्टिकल में 63 करोड़ 62 करोड़ का फिगर दिख रहा था, वो एक्चुअली स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। लेकिन स्टैंड अलोन प्रॉफिट दोस्तों एक अधूरी रिपोर्ट मानी जाती है, क्योंकि कंपनी फाइनली अपने पास क्या पा रही है, क्या रख पा रही है अपने पास, उसके प्रॉफिट्स में एक्चुअल क्या अमाउंट वो अपने बैलेंस शीट में जोड़ पा रही है, वो कंसोलिडेटेड अमाउंट होता है। तो इस तरीके से 600% की बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिल रही है। रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक में हमें बहुत ही अच्छी शानदार 16% की तेजी के साथ ये स्टॉक फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ। अगर हम बात करें इसके बाकी बेसिक्स की दोस्तों, तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 5713 करोड़ रुपए का है, यानी लगभग 6000 करोड़ का है। तो उस हिसाब से एक ओके कंपनी कही जा सकती है। रिस्क काफी ज्यादा है स्मॉल कैप के हिसाब से, हालांकि फार्मा सेक्टर में रिस्क ज्यादा नहीं होता है। अगर हम बात करें इस हिसाब से कि ये वो सेक्टर है जो तब भी काम करता है जब कोई सेक्टर काम नहीं करता है, यानी कि ऑलमोस्ट हर हालत में लोग बीमार पड़ते हैं और दवाई भी कराते रहते हैं। तो फिलहाल अगर हम रेवेन्यूज की पिछले 5 सालों की रिपोर्ट को देखें दोस्तों, तो 5 साल में हमें लगातार गिरते हुए रेवेन्यूज दिख रहे थे, जो कि इस साल भी लगभग उसी कंडीशन में है। 5 साल की परफॉर्मेंस में दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स में कंपनी के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं है। थोड़ी बहुत बढ़त के बाद कोविड के समय में अच्छी खासी गिरावट जो आई तो आती ही चली गई और कंपनी लॉस में चली गई 64.88 करोड़ यानी लगभग 65 करोड़ रुपए के पिछले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर हम लोग रेवेन्यूज को देखें दोस्तों, तो रेवेन्यूज में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी रेवेन्यू में हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रहे हों जिनकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल दोस्तों जो भी हो वजह, हमारे पास ये बात बहुत मायने रखती है कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके प्रॉफिट्स की परफॉर्मेंस कुछ खास कंसिस्टेंट नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल इस जो बढ़त को हम देख रहे हैं आज के दिन 16% की, ये मिड कैप स्टॉक्स में बिल्कुल आम बात है दोस्तों। जब अच्छी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स आती हैं तो ऐसे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे ही तेजी से बड़े-बड़े 15-20% की चाल एक दिन में चल के दिखाते हैं। इस तरह के रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जो रिकमेंडेशंस हैं वो मोस्टली जो एनालिस्ट्स हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग की जगहों की बातें तो की जा सकती हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे हम देख सकते हैं कि जुबल फार्मा के स्टॉक में, यानी जुबिलिएंट फार्मोवा के स्टॉक में प्राइसेस में हमें 364 रुपए के आसपास के प्राइस पर एक इमीडिएट सपोर्ट दिखाई देता है, जबकि 320 रुपए के आसपास एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। इन दो जगहों पर अगर कोई बहुत रिस्की ट्रेडर्स हों जो कि स्मॉल कैप्स में थोड़े अमाउंट के साथ रिस्क ले सकने की क्षमता रखते हों तो देख सकते हैं। हालांकि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये जानकारी आपको दे रहे हैं। अगली और इस रिपोर्ट की आखिरी खबर में दोस्तों हम केमिकल सेक्टर की एक सेकंड नंबर की लीडर कंपनी जिसका नाम एसआरएफ है, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि एसआरएफ केमिकल सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे मार्केट कैप के हिसाब से लीडर दिखाई देती है। क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट में और रेवेन्यूज में और एबिटिडा में और मार्जिन में सभी जगहों पर कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को मिस कर दिया है, यानी कि एक भी जगह पर कंपनी अपने एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाई है। तो एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छी निराशा देखने को मिलेगी इस जगह पर। साथ ही साथ दोस्तों एक ये भी पॉइंट आपको बताते चलें कि जो एस्टिमेट्स होते हैं वो एनालिस्ट्स के द्वारा खुद से अलग अलग फॉर्मूले लगा करके बनाए जाते हैं। तो एस्टिमेट्स कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट
नहीं होता है। अलग-अलग संस्थाओं का एस्टिमेट अलग हो सकता है। ऐसा भी कभी-कभी देखने को मिलता है कि किसी एक एजेंसी के द्वारा बनाए गए एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया होता है प्रॉफिट्स में या रेवेन्यूज़ में, और साथ ही साथ किसी दूसरे के बनाए हुए एस्टिमेट्स को मिस कर दिया होता है। तो ये कहना कि एस्टिमेट्स को मिस कर दिया या बीट कर दिया तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही माना जाए या बुरा ही माना जाए, इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट अल्टीमेटली ही आपका सबसे बड़ा पैमाना है। अगर मार्केट में हमें स्टॉक के प्राइस में बढ़त देखने को मिल रही है, दैट मीन्स कि उसने अगर अपने एस्टिमेट्स को मिस भी कर दिया है तो भी वो परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट में कुछ भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, हम सिर्फ चांसेस की बात कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट तीनों में ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं। जब सेंटिमेंट नेगेटिव है और सभी पैरामीटर्स पे है तो इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है। हालाँकि फ्राइडे के दिन हमें स्टॉक में थोड़ी-सी तेज़ी तो देखने को मिली, 3% के आसपास की तेज़ी के साथ फ्राइडे के दिन ये स्टॉक बंद हुआ, अपनी ट्रेडिंग इसकी बंद हुई। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो 64,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्म करने वाली लगती तो है। अगर हम इनके पीई रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री के पीई रेशियो के हिसाब से ये अपना काम बराबर में करती हुई दिखाई देती है। 32 के सामने 32 के आसपास का ही पीई रेशियो है, जबकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो प्रॉफिट्स में भी ईयरली बेसिस पे में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और साथ ही साथ रेवेन्यूज़ में भी हमें कुछ-कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर हमें रेवेन्यूज़ में भी दिखाई देती है ईयरली बेसिस पे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये रिज़ल्ट्स कुछ ख़ास अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। बात करें अगर इन्वेस्टिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ की, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी का स्टॉक एक अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला, ओवरऑल अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक में जब टेम्परेरीली किसी तरह की गिरावट आती है, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर्स का है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि फिलहाल काफ़ी समय से 2-3 महीने से केमिकल स्टॉक्स में, केमिकल सेक्टर में ही ओवरऑल एक डाउनवर्ड सेंटिमेंट चल रहा है, और उसी की भेंट कहीं न कहीं ये स्टॉक भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसी ही जगहें होती हैं जहाँ पे मार्केट में जब किसी सेक्टर को लेके फ़ियर बन रहा हो तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ बनती हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जिनकी जो इन्वेस्टिंग की रकम वो करोड़ों में होती है, वो ऐसी जगहों पर ही बाइंग करते हैं, और वो उसी टाइम पे बाय करते हैं जब मार्केट में उसमें बिल्कुल भी कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए कि यहाँ से अब इसमें एक बाइंग आ सकती है। तो फिलहाल रिस्क लेने की स्थिति में अगर कोई हो तो वो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की तरह सोचते हुए अपनी जगहें तलाश सकते हैं। बात करें सपोर्ट की दोस्तों, तो फिलहाल स्टॉक अपने ऑलमोस्ट एक सपोर्ट पे है, जो कि ₹2053 के आसपास था, वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हालाँकि थोड़े से करेक्शन के बाद हमें एक रिकवरी जो कि 3% की पिछले दिन की है, वो आती हुई दिखाई दे रही है, तो ₹2176 पर फिलहाल स्टॉक क्लोज़ हुआ है। अगर यहाँ से हमें इस नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से इसका ब्रेकडाउन ₹2000 ₹2050 के इस रेंज का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखता है, तो हम वेट कर सकते हैं अगले नीचे के परफॉर्मेंस के लिए या नीचे की जगहों के लिए। लेकिन फिलहाल 2053 पे एक पहला इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने की जगह तो दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अगेन ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर जगहें बन सकती हैं। अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।